विराट कोहली ने पहले ही ओवर के अंदर 5 चौके लगा दिए और ये देख के ऐसा लगा कि शायद आज आरसीबी एक बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाने वाली है गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। स्टार्टिंग अच्छी थी, विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि जेकब बैथल जल्दी आउट हो गए। यहाँ पे जो बातें करने वाली हैं वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यहाँ पे जो बातें करने वाली हैं वो गुजरात टाइटंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिस तरीके से बाटा ने गेंदबाजी की, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की, जिस तरीके से जेसन होल्डर ने गेंदबाजी की और एक नई एडिशन अरशद खान जो कि एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, 144 के ऊपर मैंने उनकी एक बॉल जाते हुए देखी। इट मीन्स के एक बंदा जो आपको बल्लेबाजी करके भी दे सकता है और 145 के नियर अबाउट वो गेंद भी डाल रहा है, आपको विकेट्स भी निकाल के दे रहा है, तो इससे बड़ा एडिशन जो है गुजरात टाइटंस के लिए नहीं हो सकता था। राशिद खान फॉर्म में वापस आ चुके हैं, जो कि बहुत ही बड़ा इनपुट है गुजरात टाइटंस के लिए, जो कि अभी तक क्लिक नहीं हो पा रहा था। अभी के टाइम में गुजरात टाइटंस 9 में से 5 मैच जीत चुका है और 5वें नंबर पे ही मौजूद है। इस मैच के अंदर कहीं ना कहीं मुझे कल भी उम्मीद थी, मैंने प्रीव्यू वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कहीं ना कहीं गुजरात टाइटन की जो बॉलिंग है वो ही आरसीबी को फंसा सकती है, क्योंकि अगर आरसीबी 220 230 तक चला गया तो वहाँ पे कोई मौका नहीं रहेगा गुजरात टाइटंस के पास कि वो इस टारगेट को चेस कर पाए। लेकिन अगर गुजरात की बॉलिंग आरसीबी को पकड़ लेती है, 160 170 180 का टारगेट बनता है, तो निश्चित रूप से जो गुजरात की टीम है वो इस मैच के अंदर अलाइव होगी। और आज वैसे ही हुआ, जिस तरीके से स्टार्टिंग से गेंदबाजों को पकड़ा, बल्लेबाजों को आरसीबी के, वहाँ पे ऐसा लगा कि शायद आरसीबी 20 ओवर भी ना खेल पाए और वो 20 ओवर भी नहीं खेल पाई, जो कि ऑब्वियस बन गया। लेकिन यहाँ पे इशू ये रहा कि आरसीबी ने जो उनका मोमेंटम था उसको नहीं तोड़ा, चाहे वो टीम डाविड आए, चाहे कृणाल पांड्या आए, चाहे जितेश शर्मा हो, चाहे रजत पाटीदार हो, चाहे जेकब बैथल और डेविड पडिक्कल हो, इन सभी ने अपनी हिटिंग फॉर्म को जारी रखा। इट मीन्स के ये नहीं किया कि भाई हमारे 10 ओवर में 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं तो अब हम यहाँ से 5 ओवर स्लो खेलेंगे, फिर लेटर ऑन जाके हम एक्सेलरेट करेंगे, ऐसी कोई रणनीति सामने नहीं आई। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आरसीबी के लिए, क्योंकि अगर आपकी कोलैप्स होता है, अगर आपके किसी दिन रन्स नहीं बनते, तो वहाँ पे नज़र आता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपकी टीम कितनी ज़्यादा स्टेबल है। और वो हमें आज देखने को मिला, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 रनों पे आधी टीम वापस जा चुकी थी, आधे ही ओवर हुए थे। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर लिया गया वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने कि बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की और आसान भी नहीं रहता कि भाई आप 9 नंबर पे जाके बल्लेबाजी करो। हालांकि उनसे बेटर तो भुवनेश्वर कुमार ने बल्लेबाजी करके हमें दिखाई, जिन्होंने 15 बॉल में 15 रन बनाए, जो कि नॉट आउट भी रहे। लेकिन यहाँ पे एक इंटेंट नजर आया कि आरसीबी इस समय कितनी ज़्यादा जोश से भरी हुई है और जो आरसीबी के प्लेयर हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं जा रहे और वो चाहते हैं किस तरीके से हम आरसीबी को आगे लेके जाएं। लेकिन यहाँ पे जो आज करने वाली बात है वो है गुजरात टाइटंस की, कि गुजरात टाइटंस की टीम इस मैच को जीतने के बाद भी कैसे इस मैच को हार गई है। देखिए 155 रन बनाए थे आरसीबी ने, जो कि हमें पता था कि भाई मोर देन इनफ नहीं रहने वाले हैं इस विकेट के अंदर। अगर ऊपर से आगे विकेट्स निकलेंगी तो फिर कहीं ना कहीं ये मैच जो है आरसीबी के खेमे में जो है जा सकता है। लेकिन जब स्टार्ट होता है तो शुभमन गिल काफ़ी तेज गति से रन्स बनाते हैं और ऐसा हमने आज तक नहीं देखा शुभमन गिल को इतनी तेज गति से रन्स बनाते हुए। शायद इसके पीछे का रीज़न ये था कि गुजरात ये सोच रहा था कि अगर हम इस टारगेट को 15 16 17 ओवर में चेज़ कर दें तो हमारा जो नेट रन रेट का इशू है वो स्टेबल हो जाएगा। ऐसे उन्होंने लास्ट मैच किया था चेन्नई सुपर किंग्स के सामने और ऐसा ही उन्होंने इस मैच के अंदर भी करने की कोशिश की आरसीबी के सामने। तो यहाँ पे क्या हुआ, साई सुदर्शन जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन शुभमन गिल ने एक तरफ से एक्सेलरेशन जारी रखी, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही बड़ी साझेदारी की नीड थी इस मैच को जीतने के लिए गुजरात टाइटंस को, और वो साझेदारी हुई भी जॉस बटलर और शुभमन गिल के बीच में, और उससे पहले भी साई सुदर्शन के साथ भी साझेदारी अच्छी चली। यहाँ पे कहने की बात ये होती है कि अब अगर आप गुजरात के ऊपर के 3 खिलाड़ी आउट कर दोगे तो फिर जो गुजरात है वो टारगेट चेस नहीं कर पाती है, और ऐसा ही हमें देखने को मिला इस मैच के अंदर भी कि केवल 155 रन आपको बनाने थे। तो वहाँ के ऊपर जब आपका शुभमन गिल आउट हो गया, जॉस बटलर आउट हो गए, आपके साई आउट हो गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, टीम का ऑलमोस्ट 92 रन हो चुके थे और केवल 7.5 ओवर उस टाइम पे हुए थे। इट मीन्स के हार्डली वहाँ से आपको 60 रन चाहिए थे और आपको रन ऑफ बॉल से भी कम चाहिए था। लेकिन इस टीम को वो टारगेट चेस करने में, जिन्होंने कि मैच को लाइव देखा है, अगर आप अभी स्कोर कार्ड उठा के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि केवल 16 ओवर के अंदर ही गुजरात की टीम ने 155 चेस कर दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से चेस किया। लेकिन अगर मैच उठा के देखोगे तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं गुजरात कहीं से भी फिसल सकती है और इस टारगेट को चेस करने में पीछे रह सकती है। उसके पीछे का रीज़न ये था
एक तो जो गेंदबाजी करवाई रजत पाटीदार ने दिमाग में उनके बिल्कुल स्टेबल था कि भाई अगर ये मैच 20वें ओवर तक मैं लेके जा रहा हूँ या मैं अपने गेंदबाजों को सेव कर रहा हूँ 20वें ओवर के लिए, तो शायद ये मैच पहले ही हार चुका हूँ। तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ये 15 ओवर 16 ओवर की गेम है और मेरे जो भी बढ़िया बॉलर्स हैं उनको मैं पहले ही बॉल डलवा दूँ, चाहे अगर कोई मौका बने फिर लेटर ऑन देखेंगे किससे गेंदबाजी करवानी है और कब करवानी है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर के रूप में आप ऑलरेडी एक अपना इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर चुके थे, तो आपको लेटर ऑन जो है कोई भी गेंदबाज नहीं मिलता। तो यहाँ पर केवल 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया और उन 4 गेंदबाजों ने अच्छी खासी गेंदबाजी की। देखिए भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 28 रन दिए, 3 विकेट निकाले, और जब दोबारा से नीड थी विकेट की वहाँ पे भी भुवनेश्वर कुमार मिडिल ऑर्डर में आए, अपना लास्ट ओवर उन्होंने डाला और वहाँ पे भी 1 विकेट उन्होंने निकाला जॉस बटलर का। यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉश हेजलवुड उनका साथ नहीं दे पाए। जॉश को 4 ओवर में 56 रन पड़े और कोई विकेट नहीं मिला। अगर जोश यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर देते तो शायद ये मैच और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता और गुजरात के लिए मैच जो है 155 रन नाको चने जबाने जैसा हो सकता था। सुरेश ने 3.5 ओवर डाले, 3.5 ओवर 44 रन दिए, 1 विकेट निकाला। रोमारियो शेफर्ड ने 4 ओवर में 30 रन दिए, 2 विकेट निकाले। अब इस मैच के अंदर अगर आप पॉजिटिव्स की बात करोगे तो आरसीबी के लिए फिर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आते हैं, चाहे वो रोमारियो शेफर्ड की बल्लेबाजी हो। हालांकि ज़्यादा रन उन्होंने नहीं बनाए, फिर भी बल्लेबाजी का मौका मिला, 2 छक्के लगाए, राशिद खान को भी छक्का लगाया। दूसरी बात कि रोमारियो शेफर्ड को अभी तक गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो अभी उन्होंने इस मैच के अंदर 4 ओवर में 30 रन दिए, 2 विकेट निकाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल था रोमारियो शेफर्ड के लिए भी और आरसीबी की टीम के लिए भी, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड को ज़्यादा ओवर्स नहीं मिल पा रहे थे। कृणाल पंड्या गेंदबाजी कर रहे थे, इम्पैक्ट प्लेयर के उनमें रस्सी डाल कई बार आ जाते थे, तो वहाँ पे रोमारियो शेफर्ड को ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये गेम टाइम उनको कहीं ना कहीं मिलना जरूरी था, जो इस गेम के अंदर उन्हें मिला, जो कि आने वाले टाइम में उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। दूसरी तरफ बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। देखिए आप 156 रन चेस कर गए हैं, आपके कप्तान ने माइंड में सोच लिया कि भाई मैं यहाँ से तेज गति से रन्स बनाऊंगा और अपनी टीम को 12, 13, 14, 15, 16 जितने भी ओवर्स होंगे जितना जल्दी हो सकेगा यहाँ से मैं चेस करके निकल जाऊंगा, ताकि जो हमारी टीम का नेट रन रेट है वो पॉजिटिव के अंदर चला जाए, जो कि काफ़ी अच्छी सोच थी। लेकिन आपने देखा कि जब 3 खिलाड़ी आउट हो गए गुजरात टाइटंस के, वाशी सुंदर आते हैं, शाहरुख खान आते हैं, राहुल तेवतिया आते हैं, जेसन होल्डर आते हैं। जेसन होल्डर इस टीम में एक बैकबोन बन के सामने आए हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने उसमें ये कहा था कि अगर जेसन होल्डर इस टीम में आ सकते हैं तो ग्लेन फिलिप की जगह आ सकते हैं। वो बंदा 2 डायमेंशनल प्लेयर है या 3 डायमेंशनल प्लेयर आज आप कह सकते हो। उसने 3 कैच भी पकड़े, आउट भी किए, बैटिंग भी की, गेंदबाजी भी की। तो कहीं ना कहीं जेसन होल्डर का इस टीम में आने से टीम को मजबूती जरूर मिली है, लेकिन फिर भी जो इस टीम का मिडिल ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर है वो बिल्कुल ही खफा है, बिल्कुल ही ध्वस्त है। यहाँ पे कहीं ना कहीं शाहरुख खान जो कि आज नॉट आउट जा सकते थे, वाशिंगटन सुंदर जो कि बैटर बल्लेबाजी कर सकते थे, जेसन होल्डर थोड़ा और टाइम क्रीज के ऊपर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि हम भी बॉल को उड़ाएंगे और उड़ाते हुए ही मैच जीतेंगे। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बॉलर और होता आरसीबी के पास या कृणाल पंड्या को गेंदबाजी करवाई गई होती तो मुझे ये 100% चांस नज़र आते हैं कि ये जो मैच है कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आता हमें आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस का। क्योंकि गुजरात की जो विकेट है वहाँ पे अगर आप पहले बल्लेबाजी करके रन से लगा देते हो तो वहाँ पे चेस करना कभी आसान नहीं रहता। यहाँ पे आरसीबी ने फिर भी इस मैच से कुछ ना कुछ निकाला है, चाहे वो रोमारियो शेफर्ड हो, चाहे वो सुरेश शर्मा हो, क्योंकि 16 ओवर के अंदर अगर आपने रोमारियो शेफर्ड के ओवर कंप्लीट करवा दिए, 16 ओवर के अंदर आपने सुरेश शर्मा के ओवर कंप्लीट करवा दिए, तो कहीं ना कहीं जो कप्तान है उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है अपने गेंदबाजों को कि भाई रन्स कम होंगे, ज़्यादा होंगे, चौके छक्के बढ़ेंगे, मैं आपको प्रॉपर बैक करूंगा और आपने अपनी गेंदबाजी करनी है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे रजत पाटीदार की। दूसरी तरफ जो गुजरात टाइटंस हैं उनकी गेंदबाजी प्रॉपर 1 नंबर गेंदबाजी है। हालांकि अशोक शर्मा इस टीम में मौजूद नहीं है, इस टीम में प्रसिद्ध कृष्णा मौजूद नहीं है। अब अशोक शर्मा क्यों नहीं खेल गए उसका कोई जवाब नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा कहाँ पे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पे उनके ना होते हुए भी अगर आपकी टीम इस तरीके से गेंदबाजी कर रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। इस आईपीएल के अंदर एक चीज़ मुझे देखने को मिली है, आप बताइएगा अगर आपने वो देखी है कि नहीं देखी, कि वो मज़ा नहीं आ रहा जो आईपीएल में पहले आया करता था। क्योंकि अब की बार ये हुआ है कि जो ऊपर वाले स्लॉट हैं 1, 2, 3, 4 वहाँ पे पहले से ही कब्जा हो गया है जब से लीग स्टार्ट हुई है, जिसमें आरसीबी है, राजस्थान है, पीबीकेएस है, अभी एसआरएच भी आ गई है। तो उन टीम्स को हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और जो नीचे वाली टीम्स हैं, चाहे सीएसके है, एमआई है, एलएसजी है, केकेआर है, वो वहीं पे लड़ते जा रहे हैं, वहीं पे फंसे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि शायद
अब की बार इस पॉइंट्स टेबल में ज़्यादा कोई उठा पटक नहीं होगी और जो टीम ऊपर 4 मौजूद है वही क्वालिफाई करेंगी। ज़्यादा जो है गुजरात टाइटंस टक्कर दे सकती है उनको नंबर 3 और 4 के लिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा उठा पटक नहीं नजर आ गई पॉइंट्स टेबल के ऊपर। इसका कारण ये है कि जो टीम जीत गई है वो जीतती जा गई है और जो टीम हार गई है वो हारती जा गई है। इसके पीछे के क्या रीजंस है ये समझ से बाहर है, क्योंकि सीएसके जैसी टीम जो कि ट्रांजिशन पीरियड से गुजर गई है उनका समझ आता है। एमआई के पास बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, उनका समझ नहीं आता कि उनका सीजन क्यों अच्छा नहीं जाएगा। एलएसजी के पास अच्छे प्लेयर मौजूद हैं, वो बेटर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये आईपीएल का सीज़न उस तरीके का नहीं है जहाँ पे हमें ज़्यादा क्लोज बॉल्स नजर आती थी, क्योंकि आईपीएल के जो मैचेस होते थे वो होते थे लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए, 15 रन चाहिए, 20 रन चाहिए या 3-4 रन चाहिए, बॉलर डिफेंड करते थे। इस बार अगर आप आईपीएल उठा के देखोगे तो मैचेस मोस्टली 17-18 ओवर के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, या फिर जो टीम चेस कर गई है वो मैच को पहले हार जाती है कि लास्ट तक इंजॉयमेंट बचे ही ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा लो ग्रेड प्ले यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपके इसके बारे में क्या राय है, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बात करते हैं कल के मैच की, तो कल का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये मैच है जी राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। राजस्थान रॉयल का जब भी नाम आता है तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि जो रियान पराग का वेपिंग करते हुए वीडियो या फोटोज उनकी वायरल हो गई इंटरनेट के ऊपर, तो उसके चलते कोई भी उनके ऊपर मैच का बैन नहीं लगा है, केवल उनकी मैच फीस काटी गई है 50%। तो वो आपको कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। ये मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल इस समय 8 में से बहुत कम मैच जीता है, 7वें नंबर मौजूद है। तो दिल्ली कैपिटल चाहेगा कि वो इस मैच को जीते, कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाए। हालांकि अब मुझे लगता है कि नीचे वाले टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो एक बार ऐसा हुआ था कि 6 जीत के ऊपर भी 12 पॉइंट्स पे भी एक टीम क्वालिफाई कर गई थी क्वालिफाई सिनेरियो में। लेकिन अब की बात ये है कि जो ऊपर वाली टीम्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी ही 6 मैच जीत चुकी हैं, जो ऊपर के पहले 4 स्लॉट्स में मौजूद है। इट मीन्स के अभी उनके 5 मैच बाकी हैं, पंजाब किंग्स के तो 6 मैच बाकी हैं। तो यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये टीम अपने 6 मैचों में से या 5 मैचों में से 2 या 3 मैच भी नहीं जीतेगी। अगर ये 2 या 3 मैच भी जीत जाएंगे तो फिर भी जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो 8 या 9 मैचेस के ऊपर चला जाएगा कि आपको कम से कम 8 या 9 मैच जीतने पड़ेंगे। लेकिन जो लोअर डाउन द ऑर्डर टीम्स हैं उनके पास इतने मैच ही मौजूद नहीं है कि वो बैक टू बैक जीत के सीधा ही क्वालिफाई कर जाएँ। तो इस बार वो चीज़ नहीं रहने वाली है। तो दिल्ली कैपिटल 8 में से 3 मैच जीता है, तो उनको आने वाले 6 मैचों में से कम 5 मैच तो जीतने ही पड़ेंगे अगर उनको अपने चांसेस बरकरार रखने हैं क्वालिफिकेशन के। तो यहाँ पे ये जो मैच है जयपुर के अंदर राजस्थान रॉयल्स का जो अपना होम ग्राउंड है, लेकिन इस ग्राउंड के अंदर दिक्कत ये रहती है कि ये थोड़ा ओल्ड स्टाइल में बना हुआ ग्राउंड है, हेडलाइट्स थोड़ी ओल्ड है, तो यहाँ पे कई बार कैचेस में दिक्कत आती है और कैचेस काफ़ी ज़्यादा छूटे भी हैं इस आईपीएल के अंदर। यहाँ पे राजस्थान कोशिश करेगी कि हम किस तरीके से इस मैच को जीतें और दोबारा से नंबर 3 के स्पॉट पर चले जाएँ, और डीसी सोचे किस तरीके से मैच जीतूँ, कम से कम 6ठे नंबर तक तो पहुँच जाऊँ इस मैच को जीतने के बाद। तो डीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान अगर ये मैच हार जाती है तो शायद कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन डीसी को ये मैच मस्ट विन है और उन्हें जीतना ही पड़ेगा। एक बात मैं डीसी के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पृथ्वी शॉ बाहर मौजूद हैं, आपने उन्हें ले ही लिया है, चाहे काफ़ी ज़्यादा इशूज़ गए हैं उनके साथ, काफ़ी कुछ हुआ है, आईपीएल से बैन भी किया गया, लेकिन अब वो बंदा फाइनली आपकी टीम के अंदर है, आपने उसे बाय किया है, तो ये सही टाइम है पृथ्वी शॉ को खिलाने का। आपने एक न्यू खिलाड़ी को मौका दिया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इंडियन प्लेयर है, वो तो मिचेल स्टार्क हमें कल खेलते नजर आएंगे, तो पृथ्वी शॉ को इन्हें की ओपनिंग मौका दिया जा सकता है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल की टीम सॉर्ट आउट है, शिमन हटमायर से शायद वो पीछा छुड़ा चुके हैं, और जो अभी के फिनिशिंग रोल में डोनोवान फुगेगा है वो अच्छी खासी हिटिंग करते नजर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कल का जो मैच होगा, टीम टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी करे। जयपुर के अंदर ड्यू अभी मुझे समझ नहीं आई कि ज़्यादा आई है कि नहीं आई, शायद ड्यू का जो दौर है वो थोड़ा सा कम है। तो कहीं ना कहीं आप टॉस जीतिए, रन से लगाइए, बड़ा ग्राउंड है, 180-190 यहाँ पे विनिंग टोटल हो सकता है। तो डीसी गेंदबाजी अच्छी है आपके पास, राजस्थान के पास भी गेंदबाजी अच्छी है। राजस्थान का वो सेम इशू है जो कि गुजरात टाइटन के साथ है कि अगर आप ऊपर के 3 खिलाड़ी आउट कर दोगे तो शायद नीचे वाले इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। हालांकि लास्ट मैच में पीबी कैस के सामने उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन अभी देखना है कि आने वाले मैच में कंट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा। तो डीसी कल का मैच जीत गई है। अगर आपको लगता है कि कोई और टीम राजस्थान भी इस मैच को जीत सकती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान ये मैच जीत सकती है। ये था आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक वालों एक शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो 4 लोग तक पहुंच पाए, और ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।